सकते हैं इसमें लगाएंगे। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात बता रहा था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी, जबकि हमने जो रीसेंट पेपर देखा, ऑटम का जितना भी पेपर देखा, उसमें भी आपने गौर किया, एक छोटी सी कहानी समझाता है और आखिर में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात पूछ लेता है जो वो पूछना चाहता है। तो ये आई कैप का, ये इस पेपर का स्टाइल है, ठीक है। सो हमेशा अपने लास्ट 2 लाइंस को गौर से पढ़ा करो, आपको समझ आ जाएगी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि एक केस स्टडी है, ठीक है। तो पढ़िए जरा ये सवाल, ये डिस्क्रिप्टिव है जी। जी क्लियर। क्वेश्चन स्ट्रेट पूरी छोटी सी कहानी समझा के आखिर में बस सीधा सा पूछ लिए कि बताओ कि ये बंदा जो है मुनीर, क्या ये पार्टनर एडमिट हो जाएगा, और सेकेंडली राइट्स और ड्यूटीज बता दें। क्या बात क्लियर है? तो एक्चुअली में उसने डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछा है इसी एरिया से जो कि माइनर एडमिशन से डील करता है। क्लियर? चलो जी, इसके साथ ही अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। हमारे, अगर आप गौर करो, दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ, हमारे 4 टॉपिक्स से टोटल लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे। हमने माइनर वाला डिस्कस कर लिया, सब पार्टनर डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो सिंपल लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है और दूसरा होल्डिंग आउट पार्टनर है। तो अब जरा मैं आप लोगों को उस तरह लेकर चलता हूँ, शुरू से लाइबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। तो बड़ी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो जैसा ये देखो, पहला सवाल है पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म। तो ये बात हमने बड़ी दफा पढ़ ली है कि पार्टनर जो है वो एजेंट होता है और फर्म के बिहाफ पे काम करता है। एग्जाम्पल भी वही है, अगर आप गौर करो, अली, बिलाल और चांद वाली। चलूं आगे, ये वही एग्जाम्पल है, स्ट्रेट रिपीट किया उसने। एक्चुअली में अथॉरिटी ऑफ पार्टनर समझाना यहाँ मकसद था। अब पार्टनर्स की अथॉरिटी भी हमने पार्टनर के नाम से नहीं पढ़ी, लेकिन एजेंसी में हमने एक बात पढ़ी थी, अगर मैंने आपको याद हो तो। एजेंसी में मैंने आपको अथॉरिटी ऑफ एजेंट पढ़ाई थी, जिसमें मैंने कहा था एक्चुअल होती है, अप्लाइड इम्प्लाइड होती है और अपेरेंट अथॉरिटी। अपेरेंट कुछ नहीं होती, मैंने वहां पे भी बोला था कि इम्प्लाइड और अपेरेंट एक ही चीज है, आगे चल के समझाऊंगा। तो जब आप पार्टनर को कह रहे हो कि वो एजेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल फर्म, तो इनफैक्ट अब आप उसकी अथॉरिटी भी डिस्कस करोगे। तो अथॉरिटी कौन सी होती है? 2, एक्चुअल और इम्प्लाइड। तो एक्चुअल अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी की डिस्कशन है ऑफ द पार्टनर। अच्छा, अब जरा चलता हूं आगे, पढ़ता हूं। अच्छा, ये अथॉरिटीज क्यों डिस्कस कर रहा है वो? हमने वही कॉन्सेप्ट जो वहां पढ़ा था 10th चैप्टर में एजेंट के हवाले से, वो ये था कि एक एजेंट अगर अथॉरिटी में, अपनी अथॉरिटी में कोई एक्ट करता है विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो किसको फंसा देता है? फर्म को अपने प्रिंसिपल को फंसा देता है। सो इस सिनेरियो में भी ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक फर्म है ABS के नाम से, और सलमान साहब जो हैं ये इनके पार्टनर्स हैं। अगर सलमान साहब किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, अज्यूम कीजिए ये थर्ड पार्टी है, और सलमान साहब को मना किया हुआ था उन्होंने कि खबरदार आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड। थर्ड पार्टी के साथ सलमान साहब गुड्स बेचने बैठ गए, गुड्स सेल कर दिए, और पार्टी से 50,000 की पेमेंट है। कल को थर्ड पार्टी केस फाइल करना चाहे ऑन फर्म तो कर सकती है। क्यों? दो एग्जैक्टली वो वाला टेस्टिंग, वो जिसमें हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव या थर्ड पार्टी की लेंस से देखो कि क्या वो इनोसेंट है या नहीं। ये मेरे ख्याल कल लेक्चर में भी हमने डिस्कशन की है। सो ये वही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हम 2 लायबिलिटीज डिटरमिन करते हैं ना, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और दूसरी करते हैं लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स या देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है जी बेटे, ये 2 लायबिलिटीज होती हैं। जब हम इस लायबिलिटी को डिटरमिन करने लगते हैं तो हम इस पार्टी की
इनोसेंस देखते हैं। ऐसा ही होता है जी, मैं लिंक कर रहा हूं। अब अगर ये इनोसेंट है मतलब इसके नॉलेज में नहीं है अबाउट दिस पर्सन, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल लायबल मतलब अगर मैं इस वर्ड को अब चेंज करके करूं कि फर्म लायबल होगी। और अगर सिनेरियो ये आता है कि लायबिलिटी लेकिन ये बंदा नॉट इनोसेंट है, तो उस केस में क्या होगा, फर्म नॉट लायबल या प्रिंसिपल नॉट लायबल। अब यहीं पे एक छोटी सी बात मैं समझाने लगा हूं बेटे, देखो थर्ड पार्टी जब अपना लेंस इस्तेमाल करती है या अपना पर्सपेक्टिव में देखती है, तो वो देखती है इस सलमान की अथॉरिटी। अब अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है, या एक्चुअल या इम्प्लाइड। बात समझ आ रही है। सो सलमान की अथॉरिटी, वो या तो सलमान को फंसाएगी एक्चुअल अथॉरिटी की मद में या इम्प्लाइड अथॉरिटी की मद में। अब एक और बात, आप बीइंग अ कस्टमर बेकरी पे गए हो तो क्या कभी एजेंट से ये पूछते हो कि भाई लाओ एग्रीमेंट दिखाओ, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं? नहीं करते, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यूजुअली थर्ड पार्टी एक पर्सन को, इस पार्टनर को फंसाती है इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में। वो कहती है कि जो एस सलमान है ये दिखने में ऐसा ही है कि इसके पास वो तमाम पावर्स मौजूद हैं जो एक पार्टनर के पास होती हैं, और एक पार्टनर के पास ये पावर तो होती है कि वो बाइंग या सेलिंग की ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहे तो वो हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आई है? अब समझाना यहाँ पे एक और चीज़ मकसद थी कि मैं ये इम्प्लाइड अथॉरिटी समझाने वाला हूँ इस टॉपिक में, कि कौन सी ऐसे एक्शंस हैं या कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में या एम्बेड में फॉल करते हैं और कौन से नहीं करते। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक टेस्ट और था इसी बात को समझाते हुए। इस लायबिलिटी के अंदर एक तो आप चेक करते थे इनोसेंस, दूसरा मैंने बड़ी दफा एक टॉपिक डिस्कस किया जिसे मैंने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद आई बात? चैप्टर 11 में भी मैंने डिस्कस किया था कि बेटा अगर ये गुड सेल की बजाय सलमान साहब एक ऑडिट फर्म के पार्टनर होते और मशवरे दे रहे होते स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के, तो क्या ये ऑडिट फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। इस केस में अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है सलमान का, तो क्या थर्ड पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि पूरी फर्म जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि लॉ कहेगा भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है, और अगर ये नहीं है तो थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस है कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही है। तो दो बातें मैंने आपको सिखाई थी कि एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और दूसरा वो एक्शन इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में फॉल करना चाहिए, तब जाके फॉर्म फंसेगी। यहां पे वर्ड रिपीट कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा अंदाजे बयान चेंज कर लिए। पहले मैं यही वर्ड्स डिफरेंट अंदाज से बताता था, आज मैं कह रहा हूं कि एक फर्म को अगर लायबल करना है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो ये टेस्ट जो अप्लाई हो रहा है उसकी प्री कंडीशंस ये हैं कि एक तो बिजनेस जो सलमान एंटर हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में पार्टनर, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हो, और दूसरी बात वो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में फॉल करती हो। तभी तो ये थर्ड पार्टी कहेगी कि देखें जी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था और ये देखिए ये इसकी अथॉरिटी भी है, तो मैं तो इनोसेंट हूं, तो मेरी वजह अब तो फर्म लायबल होगी। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया जो मैंने आगे पढ़ाना है, मैंने सिर्फ पूरा टॉपिक समझा दिया है। समझ आया कि ये बातें? सो इस लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए ये टेस्ट अप्लाई होता है, और उस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए दो प्री कंडीशंस हैं। नंबर 1, जो पार्टनर ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा हो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, और नंबर 2, वो पार्टनर का एक्शन इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में फॉल करता हो। और ये दो बातें हुई तो ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये टेस्ट अप्लाई हुआ तो फॉर्म लायबल, ये जो ABS है ये लायबल हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इस रिस्ट्रिक्शन का थर्ड पार्टी को नॉलेज है। क्या ये मेरी बात समझ आई है? अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात और करने लगा हूं। ICAP ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिनेरियो चेंज किया, और अब वो क्या करता है, वो आपको एक छोटा सी केस स्टडी देता है और आपको ये कहता है बताओ, दो सवाल पूछता है, वेदर फर्म वुड बी लायबल, ठीक है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा इफ यस तो कौन सा पार्टनर इसको बियर करने वाला है, हु इज गोइंग टू बियर द लॉस। तो फिर आप बताते हो कि अच्छा पार्टनर बियर, तो इसका मतलब आप आंसर दो चैप्टर से दे रहे होते हो। चैप्टर 13 से आप आंसर देते हो क्या फर्म लायबल है,
और चैप्टर 12 से आंसर देते हो लायबिलिटी अमंग दी पार्टनर्स, हु विल बियर। आपको याद है फ्रॉड का केस होता था तो कौन बर्दाश्त करता था घर आके? फ्रॉडुलेंट पार्टनर। विलफुल निगलेक्ट होती थी तो कौन आके बर्दाश्त करता था घर पे? जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता था। याद आई बातें? तो ये दोनों सिनेरियोज वहीं से आए हैं। तो क्या बात समझ आ गई कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछेगा? ओके। Authority of partner. Authority of the partner means the capacity of the partner to bind the firm by his act. Since the partnership is not a legal person, a partner act as an agent for other partners. The authority of the partner may be actual or implied. Actual authority क्या है? जल्दी से एक दफा पढ़ते हैं ऊपर से. The authority of each partner to take a decision for the business and enter into a transaction with other parties may be specified in the partnership agreement. यानी actual authority वो है जो आपकी deed में लिखी हो या वर्बली कमिट हुई हो। क्लियर? आगे कहते हैं सिंस अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। प्लीज एग्जांपल 2 पढ़िए। जी क्लियर? इंप्लाइड अथॉरिटी, ये वही डेफिनेशन है जो आप चैप्टर 10 में पढ़ के आए हो, जरा पढ़ो। वही डेफिनेशन है। When it is inferred from the circumstances or ordinary course of dealing। याद है वो एक बंदा आता था रोज दुकान खोलता था 11 बजे, तो वो वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब आगे वाली बात न्यू है कि implied authority only arises only in relation to ordinary business of the firm। मैंने पहले कहा कि प्री रिक्विजिट्स हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर यही नहीं होगा तो फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पार्टनर गलत है या थर्ड पार्टी गलत है, नेग्लिजेंट है। फिर तो इस सारी कहानी का मतलब ही क्लियर, फिर तो फर्म लायबल ही नहीं है, तो लायबिलिटी की बात ही ना करो। क्या मेरी बात समझ आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये अगर यही वर्ड गलत हो गया, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हुआ, तो थर्ड पार्टी की इनोसेंस का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। फिर तो हम कहेंगे थर्ड पार्टी नेग्लिजेंट है, और फिर अगर थर्ड पार्टी नेग्लिजेंट है तो ये वाली लायबिलिटी तो फिर आएगी ही नहीं, फर्म तो कभी लायबल होगी नहीं, क्वेश्चन रेज होगा ही नहीं। क्या बात समझ आ गई? सो implied authority arises only in relation to ordinary business of the firm. Therefore, every partner within the scope of his implied authority may bind the firm by the following acts. इसका मतलब है अगर एक पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर इन इम्प्लाइड अथॉरिटीज में से कोई अथॉरिटी इस्तेमाल करता है, तो थर्ड पार्टी के नॉलेज में ये बात हो या ना हो, बेचारा वो देखेगा इनोसेंट है या नहीं, तो ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट में वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया तो फर्म लायबल हो जाएगी। जी बेटे क्वेश्चन। हाँ, एजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना, फिर वो पार्टनर इंडिविजुअली लायबल हो जाएगा। देखो आप कहते हो पार्टनर इज वर्किंग एज एन एजेंट, मैं आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं। अगर हमारी ऑडिट फर्म है और मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, तो बेटा मैं एक्चुअली में इंडिविजुअली लायबल हो जाऊंगा, फर्म की लायबिलिटी का क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा ना। बिल्कुल सही, समझ आई बात की? इंप्लाइड अथॉरिटी तो बाद में देखी जाएगी भाई, पहले ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो देखो। क्या मेरी बात समझ आई है बेटे सबको? सो इंप्लाइड अथॉरिटी के जमाने में क्या आता है जरा देखिए। वो कहता है ये एक्शंस जो हैं, अगर सलमान साहब लें उस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये एक्शन सारे के सारे इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में फॉल करते हैं। नंबर 1, बिजनेस में रहते हुए बाइंग एंड सेलिंग करना ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, और इंप्लाइड अथॉरिटी है, हर बंदा करता है, जो पार्टनर है वो ये काम कर रहा होगा। रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ द डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट, कहीं से पैसे आ रहे हैं, कोई कस्टमर पैसे वापस कर रहा है, तो बिल्कुल मैं रिसीव कर सकता हूं, मैं इंटाइटल्ड हूं, ये मेरा ऑर्डिनरी, ये मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी है। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, उधार लेना या उधार वापस करना बिजनेस के रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नंबर 4, सेटलिंग अकाउंट्स विद पर्सन डीलिंग विद द फर्म, अकाउंट सेटलमेंट, किसी के पैसे दे के सेटल करना है, किसी से पैसे लेके सेटल करना है, ये पावर्स हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी है। एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, एम्प्लॉयमेंट देना किसी को। ड्रॉइंग चेक्स, एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, अगर आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है जिसमें आप वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, रिसीव करते हैं, तो बिल्कुल वैलिड है, ये एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है, बना सकता है, रिसीव कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्या बात समझ आ रही है? प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म,
गिरवी रखवाकर मूवेबल एसेट्स आप लोन ले सकते हो, बिल्कुल पार्टनर की अथॉरिटी में है। नंबर लास्ट, सुइंग ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे केस फाइल करना या फर्म के खिलाफ जो केस फाइल करना उसको डिफेंड करना जाके, दोनों ही इंप्लाइड अथॉरिटी में आती है। क्या मेरी बात समझ आई है? ये वो एक्शंस हैं जो सलमान अगर पार्टनरशिप में रहते हुए ले रहा है तो थर्ड पार्टी को कभी गुमान नहीं होगा कि पार्टनरशिप डीड देखी जाए। तो फिर यही वजह है कि अगर ये एक्शंस एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सलमान अगर ले रहा हुआ तो टेस्ट ऑफ लायबिलिटी यहां से डिटरमिन होगा कि क्या थर्ड पार्टी के नॉलेज में है या नहीं। अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है, किसी रिस्ट्रिक्शन का नहीं पता, तो फर्म फंसेगी, वरना फर्म लायबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आई सबको? मैं बार बार इस पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से हमेशा एग्जामिनर कुछ इस तरीके से बना देता है कि वो लायबिलिटीज को शफल करता है सिर्फ आपके साथ। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? चलो आगे चलता हूं जी। एग्जाम्पल 3, 4 और 5 पढ़िए। पढ़ ले। आखिरी आखिरी दिन ना सभी एक दूसरे को प्यारे लगते हैं। जी जी। जी 3, 4, 5। जी जी, फिफ्थ वाली देखते हैं जी। 3, 4 क्लियर है सबको? ओके जी। Naima and Raima are partners in cash business. Naima ordered in the firm's name and on the firm's letterhead to be supplied with 2 bags of wheat at her residence. The firm is not liable. अब देखो जरा गौर करो, कैश बिजनेस मीन्स मे बी एक्सचेंज बिजनेस, एक्सचेंज करेंसी वाले बिजनेस नहीं होते, वो कैश बिजनेस में फॉल करते हैं। अब खुद सोचो, फर्म का लेटर हेड जाए और कहा जाए 2 थैले आटे के भिजवा दें घर पे, फर्म के लेटर हेड के ऊपर, ठीक है। अब देखो किसी जाहिल को भी पता है कि एक्सचेंज बिजनेस का काम है, आटे से कोई ताल्लुक है नहीं नहीं, मैं हाँ रियलिटी बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ कुछ कि देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो जो टेस्ट कर रहा है ना, जो आपको समझाने की कोशिश, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टेस्ट कर रहा है कि क्या ये बिजनेस का कैश बिजनेस यानी जो एक्सचेंज बिजनेस समझ लो, जिस तरह एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, करेंसी एक्सचेंजर देखते हो ना आप अक्सर, वो जो आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज स्वैप, वो कैश बिजनेस है, लेन देन है ना फॉरेन करेंसी की विद लोकल करेंसी। अब वो उस बिजनेस का आटे से क्या काम, विजुअल लेटर हेड पे भी रिक्वेस्ट है तो आटे से क्या काम उसका, समझाना ये चाह रहा हूं कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सो हम वहीं पे बाहर चले गए, पहले पॉइंट, पहले प्री रिक्विजिट पे ही बाहर हो गए कि ये तो बहुत दूर की बात है समझना, थर्ड पार्टी नेग्लिजेंट है अगर उसने लेटर हेड पे 2 थैले भिजवा दिए और बाद में फर्म को कहे लाओ पैसे दो, तुम्हारे कहने पे 2 थैले भेजे थे। क्या मेरी बात समझ आई? तो इसलिए मैंने कहा था ये प्री रिक्विजिट्स हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और इंप्लाइड अथॉरिटी में होना, ठीक है। क्लियर? ये अब 6 पढ़िए, 6 और 7। 7 भी बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, आपको वहां से भी एक बात समझ आएगी, जरा देखो 6 और 7।
जी पढ़ ली एक दफा एग्जांपल्स। इसमें ये एग्जांपल्स भी दोबारा से एक दफा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर थी कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है हालांकि हमने पढ़ा है कि ये इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है सॉरी, हालांकि हमने यहां पे पढ़ा है कि ये इंस्ट्रूमेंट देना रिसीव करना, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस का काम नहीं है, इसलिए ये हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल नहीं करता। तो 6-7 भी क्लियर, आगे चल सकते हैं। ले जी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में फॉल नहीं करती। सॉरी, कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में फॉल नहीं करते। अब उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों से साथ बस एक दफ़ा ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, विद इतनी एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़ ही ली हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमने एक छोटी सी बस बात करने लगा हूँ कि सलमान ने यहाँ पे एक हरकत की है, एक परचेज ट्रांजैक्शन की है, और इस परचेज ट्रांजैक्शन ही सपोज, अच्छा एक और एग्जांपल बनाते हैं। अज्यूम करें कि सलमान साहब यहाँ पे इनका जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस था वो से मैं कहता हूँ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, ठीक है, जिनका 3 सर्विसेज ही कॉमन है ना, अश्योरेंस, टैक्स और कॉर्पोरेट, यही 3 सर्विसेज होती है ना, ये इस फर्म की 3 सर्विसेज हैं अज्यूम कीजिए। और सलमान साहब ने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्विस दी है, सपोज मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा हूं एक पॉइंट पे, जस्ट अ मिनट, मुझे एग्जांपल थोड़ी सी बेहतर बनाने दो। हाँ ठीक है जी, एक सलमान साहब ने थर्ड पार्टी को एक सर्विस दी है और वो है टैक्स एडवाइस, ठीक है जी, और ऐसी पुट्ठी एडवाइस दी है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे क्लाइंट को पुट्ठा टांग दिया। समझ रहे हो कितनी खूबसूरत एडवाइस, मतलब पीस ऑफ एडवाइस दी है लेकिन क्लाइंट बेचारे को ना पुट्ठा टांग दिया एफबीआर वालों ने, मतलब लॉस हो गया या पेनल्टी चार्ज हो गई बाय द डिपार्टमेंट। एक बड़ा खूबसूरत केस था, एक क्लाइंट था, उसने मेरे पार्टनर को, पुरानी बात बता रहा हूँ, जो पार्टनर नहीं है हमारे अब, तो उन पार्टनर को उन्होंने 50,000 रुपया दिया एक हियरिंग के लिए, और प्लस उन्हें एयर टिकट दी, कराची में हियरिंग थी, और मेरे क्या नाम है वो पार्टनर गए, और सारे लग्जरीज जो एसोसिएटेड लग्जरीज थी कि वहाँ का होटल ये वो सब कुछ, मेरा पार्टनर गया जाके क्लाइंट को फंसा के आ गया वापस, मतलब जुर्माना डलवाया। तो एक वकील बैठे हुए थे वहाँ पे जो उन कंपनी के वकील थे, उन्होंने कहा, उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कितने पैसे दिए इनको, उन्होंने कहा जी 50,000, एयर टिकट दिए, सब कुछ दिए, फिर भी केस हार रहे हैं, उल्टा कंपनी को जुर्माना हो गया, ठीक है। तो मेरे पार्टनर ने आगे बोल दिया कि भाई जुर्माना हो गया, ये वो बला बला बला, पैसे भी दे लिए, सब कुछ कर लिया। तो वकील कहता है जे फाइल लवाना सी तो 5,000 मैंने दे मैं लवा देंदा। अरे इसकी मसले वाली गल, तुम 50,000 फाइल लगे हो, मुझे कहते हैं मैं 5,000 में फाइल लगा देता, मतलब कि अगर हारना ही था तो मैं हटवा देता 5,000 में। तो पॉइंट इज, ऐसी खूबसूरत हमने यहाँ पे, मुझे याद आ गया टैक्स एडवाइस से, पैडी एडवाइस से, ये पैडी एडवाइस दे दी है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को कोई पेनल्टी पड़ गई है, गलत हरकत कर दी है, कोई गलत बात कह दी है, एफबीआर ने जुर्माना डाल दिया से 80,000 रुपए का, या चलो 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का जुर्माना डल गया थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ने केस फाइल कर दिया, किसके खिलाफ फाइल कर देगी, फर्म के खिलाफ। सो अज्यूम कीजिए थर्ड पार्टी ने यहाँ पे, मैं ये तो ट्रांजेक्शन थी ना, अब मैं जरा आपको फंसाता हूँ ना पूरे उस केस में, यहाँ पे बना लूँ जगह, यहाँ पे बना लेता हूँ। थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया सपोज वर्सेस ए, बी एंड एस के खिलाफ, कि मुझे 8 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो आप लोग भरेंगे, आपकी पार्टनर ने ये हरकत की है। लो जी बताओ, अब पहली बात, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या फर्म लायबल है इस एक्शन के लिए? अब फंसाया मैंने, हाँ नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, क्या फर्म लायबल है इस एक्शन के लिए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल ठीक है। इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है, हाँ टैक्स, देखो बिल्कुल वही तो हम काम करते हैं, तो ये हमारी इंप्लाइड, तो हर पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में ये फॉल करता है। टैक्स पार्टनर होगा तो उसकी तो इंप्लाइड अथॉरिटी है ही है, बल्कि तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी, बल्कि ये तो फर्म लायबल है, फर्म लायबल है। चलो जी, फर्म लायबल होगी, 8 लाख रुपया फर्म ने पे कर दिया। अब आते हैं घर की बात,
ये तो होगी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, फर्म वुड बी लायबल बिकॉज ये अगर इंप्लाइड अथॉरिटी का ना भी कहता तो एक्चुअल अथॉरिटी में फॉल करता। चलो इंप्लाइड में भी मान लो तो ये वाली हरकत करना इंप्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में आता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है और यही हमारा काम है, टैक्स एडवाइस देना। सो हमारी इंप्लाइड अथॉरिटी में भी आ गया, टेस्ट लगाया, इनोसेंट है, प्रिंसिपल वुड बी लायबल। वैसे इस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनफैक्ट एक्चुअल अथॉरिटी है, इंप्लाइड भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी बात, क्या अब घर की बात आ गई, लायबिलिटी अमंग, मिटा दिया मैंने, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। अब बताइए जरा प्लीज, सलमान साहब अकेले, इसमें तो हर पार्टनर तुम दोगे, जो एडवाइस देगा उसी को बाद में फाइल लगाया होगा तुम लोगों ने। देखो अब ये मैंने इसलिए केस स्टडी बनाई कि एग्जामिनर ने आपसे ऐसे ही पूछना करना है। आपने पहला आंसर बिल्कुल ठीक दिया, दूसरा आंसर मैं आपको बताता हूँ। जब भी पहला आंसर आपका क्लैरिफाई हो जाए कि फर्म लायबल है या नहीं, तो दूसरा आंसर आपने देना है लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। तो वहां पे हमने दो बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। पहली कि देखो क्या ये पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया, नहीं यार प्रोफेशनल एडवाइस दिया, इंसान हो, गलत हो सकती है, एडवाइस गलत हो सकती है, इंटेंशनली तो नहीं की ना। तो क्या ये फ्रॉड है? मैं ये अभी नॉलेज कहां से लेके आ रहा हूं, चैप्टर 12 से, पिछले चैप्टर से, लायबिलिटी अमंग पार्टनर से। क्या ये फ्रॉड है? प्लीज, क्या ये फ्रॉड है? अच्छा, दूसरी बात हमने पढ़ी थी, क्या ये विलफुल निग्लेक्ट है? क्या ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है? नहीं, अपनी तरफ से तो बेस्ट एडवाइस की थी बट फिर भी केस हार गए। वकील कई दफा आपका केस बहुत अच्छा लड़ता है लेकिन हार तो जाता है ना, हाँ किस्मत खराब हो तो। सो विलफुल निग्लेक्ट नहीं है जी। तो लॉ कहता है फिर तीसरा केस जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया वो पढ़ाना है, वो है रॉन्गफुल एक्ट। तीन सिनेरियोज हैं जज करने के कि एक पार्टनर पर्सनल पॉकेट से देगा या फर्म मिलके बर्दाश्त करेगी। तो पहला क्राइटेरिया है फ्रॉड। क्या सबसे पहले देखो क्या ये फ्रॉड किया पार्टनर ने? नहीं, फ्रॉड नहीं किया। तो फिर देखो क्या ये विलफुल निग्लेक्ट है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है बाय द पार्टनर? नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं है। और अगर ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी नहीं है तो फिर तीसरा कटोरा है, ये रेजिडुअल कैटेगरी है, बाकी सब इसी में आके गिरेंगे, वो है रॉन्गफुल एक्ट। कि भाई इंसान है, गलती हो गई है, गलती हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, मेरी बात समझ आई? अब अगर इंसान है, गलती हो जाती है, तो क्या सलमान को भुगतनी चाहिए या सारे मिलके भुगते हैं? सारे मिलके भुगते हैं। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है? मेरा समझाना ये है कि लायबिलिटी जब एक दफा डिटरमिन होगी ऑफ द फर्म, फिर जब घर की बारी आई तो देखना ये है कि आप पार्टनर का फ्रॉड है। अगर फ्रॉड किया होता सलमान ने तो सलमान अकेला भुगतता, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी की होती तो सलमान अकेला भुगतता, लेकिन चूंकि ये इंसान है और गलती हो जाती है तो फिर मिलके बर्दाश्त करेंगे। क्या बात क्लियर है? अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना होता, मैंने एडवाइस दी होती स्टॉक मार्केट की, तो फिर ये विलफुल निग्लेक्ट होता, ये मेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती और उन्होंने मुझे वहीं पे अकेले जिम्मेदार ठहरा देना था। तो मैंने दोनों आंसर्स में जो तीसरा रॉन्गफुल एक्ट है इसमें आंसर ये चेंज किया कि पूरी फर्म बर्दाश्त करेगी, होल फर्म विल बियर द लॉस। क्या ये बात समझ आ गई? मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको ये बातें समझ आ जाए। क्लियर? क्लैरिटी? तो अब दो तरह से सवाल आना है जनाब आपको लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आंसर यहां से मिलेगा चैप्टर 13 से, और लायबिलिटी अमंग पार्टनर में आंसर वो 3 पॉइंट्स बने हुए हैं उसमें से मिलेगा आंसर। क्लियर? अब आते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी, कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं करते। कहता है द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ आर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस and is applicable against the whole world whether a particular person dealing with the firm has knowledge of it or not। यानी अब लॉ ये कह रहा है कि भाई तुझे पता है या नहीं पता थर्ड पार्टी को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एक्शंस जो हैं ये इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में नहीं आते, तुझे पता होना चाहिए था। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, बड़ी आसान सी बात, ये वाली दूसरा एग्जाम्पल है तो बैंक अकाउंट, तुम बैंक अकाउंट खोलने जाओ, बैंक वाले कहेगा जाओ जाके तीनों पार्टनर्स को कहो आए पहले और अंगूठा लगाएं, बायोमेट्रिक करवाएं, फिर मैं अकाउंट खोलूंगा। फिर बेशक बाद में ना आए, बाद में तुम में से कोई एक चला ले, लेकिन पहले अकाउंट खोलने में तीनों लोग आओ। फिर इसी तरह तुम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो, लॉ वकील सबसे पहले कहता है सर पावर ऑफ अटर्नी लेकर आए। पावर ऑफ अटर्नी मींस आपके बाकी पार्टनर आपको ऑथराइज करें। कोर्ट में, कोर्ट जुरिस्डिक्शंस में, जुडिशरी में आपकी पावर ऑफ अटर्नी चलती है, जबकि आपकी जो अदर रेगुलेटर हैं जिस तरह FBR है, SCCP है, इधर आप ऑथराइजेशन लेटर, अथॉरिटी लेटर भी चला लेते हो, ठीक है, अपने लेटर हेड के ऊपर
चला लेते हो, वो चल जाती है। लेकिन लॉ अथॉरिटी लेटर को, कोर्ट अथॉरिटी लेटर को नहीं मानता, वो पावर ऑफ अटर्नी को मानता है कि बाकी पार्टनर्स ने अपनी सारी अथॉरिटी अली को दी हो कि भाई तुम जाके जो करोगे वही हमारा एक्शन समझा जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आई? सो पावर, तो ये वो सिनेरियोज हैं जहां पे अकेला पार्टनर वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। आज के जमाने में ना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, किसी कंप्रोमाइज करना हो किसी केस को नहीं कर सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री करेंगे या फिर इसके हक में पावर ऑफ अटर्नी नहीं देंगे। विड्रॉल ऑफ सूट, सूट विड्रॉ करना हो, एक केस फाइल किया था वापस लेना है, नहीं कर सकता अकेला पार्टनर। एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी हो, नहीं कर सकता अकेला पार्टनर जब तक पावर ऑफ अटर्नी ना दी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, कोई बेचनी हो, फर्म की प्रॉपर्टी है, अकेला नहीं बेच सकता जब तक तीनों पार्टनर साइन नहीं करेंगे या तीनों पार्टनर साइन करके बेचेंगे नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारे एक्शंस वो हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में नहीं आते। थर्ड पार्टी का टेस्ट तो पीछे रह जाता है, हम ये टेस्ट लगाएंगे नहीं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये इंप्लाइड अथॉरिटी है ही नहीं, और अगर ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है तो थर्ड पार्टी इनोसेंट नॉट इनोसेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस है। क्या मेरी बात समझ आई? जरा पढ़िए फिर जरा प्लीज ये सारे एक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, पढ़िए जरा प्लीज ये सारे, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिए हैं लेकिन एक दफा पढ़ें। इंडिविजुअल लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी। जब आपने इंप्लाइड अथॉरिटी से निकाल ही दिया तो फिर तो थर्ड पार्टी भुगते ना, और थर्ड पार्टी अगर भुगतने जाएगी तो पूरी फर्म को लायबल तो नहीं ठहरा सकेगी ना। जी पढ़ लिया सारा, तो एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने ये पॉइंट्स, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल 8 पढ़िए प्लीज, फिर मैं आगे करता हूं। जी समझ आ रही है? माइंड स्विच ऑफ तो नहीं हुए ना अभी? बस ठीक है, चलूं आगे। तो बड़ी आसान सी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंप्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बड़ी दफा मैं उधर एक्सप्लेन कर चुका हूं। द पार्टनर इन अ फर्म मे रिस्ट्रिक्ट द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर बाय एग्रीमेंट। वो उन दोनों ने मिलकर, ए बी ने सलमान की पावर को क्या किया था? रिस्ट्रिक्ट किया था बिटवीन देम। सच रिस्ट्रिक्शन शैल बी इफेक्टिव ओनली इफ थर्ड पार्टी नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं होगी, उसके नॉलेज में होगा तो फर्म बचेगी, वरना प्रिंसिपल वुड बी लायबल। ये पढ़ी है ना बात बड़ी दफा, पढ़िए एग्जाम्पल 9। जी एग्जाम्पल 9, बाकी बात समझ आई बेटियों को? क्लियर? चलो जी आगे चलिए फिर। एक्सटेंशन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारा जो रोला मचाया हुआ है, फॉर्म लायबल होगी नहीं होगी, टेस्ट लगाइए थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं है, ये क्यों लगाया हुआ था? ये थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं है, ताकि ये देखा जाए कि फॉर्म लायबल है या नहीं। ऐसे ही है ना? ये जो सारी कहानी इतनी खुल के एक्सप्लेन की, उसमें अगर देखा जाए तो टेस्ट ऑफ जो इनोसेंस है थर्ड पार्टी का, वो इसलिए लगा रहे थे कि थर्ड पार्टी कह रही है फॉर्म लायबल होगी या नहीं। ऐसा ही है? अगर फॉर्म खुद ही कबूल कर ले कि हाँ भाई सलमान को मना किया था सेल कॉन्ट्रैक्ट करने से, लेकिन इसने कर लिया है, चलो हम कबूल करते हैं ये फॉर्म की लायबिलिटी है, तो रेटिफाई कर दिया ना, फिर तो कहानी खत्म हो गई कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है नहीं है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है नहीं आता, क्वेश्चन ही खत्म हो गया जब फर्म ने कबूल कर लिया ये हमारी लायबिलिटी है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो टेस्ट लग रहा था ये सिर्फ इसलिए लगा रहे थे कि आप ये डिटरमिन करते थे कि लायबिलिटी ऑफ फर्म,
जब फर्म ने खुद ही कबूल कर लिया कि हाँ हम इस गुनाह को कबूल करते हैं, सलमान साहब को इजाज़त नहीं थी सेल कॉन्ट्रैक्ट करने की, इन्होंने फिर भी किया, हम कबूल करते हैं, हमारी लायबिलिटी है, तो बात ही खत्म हो गई फिर। सो यही बात यहां लिखी हुई है, द पार्टनर्स इन अ फर्म मे रिस्ट्रिक्ट द implied authority of any partner by agreement between them. When a partner exceeds his authority, that is an act outside his actual authority. The other partner may ratify such unauthorized act. दूसरे पार्टनर्स को रेटिफाई कर सकते हैं, और thus partner can remove any question about whether a implied authority exists or not, or whether third party have knowledge of the restriction or not. तो ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं होते, क्योंकि आपने खुद ही मान लिया। यही तो मनवाना था कि फर्म कबूल कर ले मेरी लायबिलिटी है, और जब ये मान लिया तो बात ही खत्म हो गई। पढ़िए जी एग्जाम्पल 10। पढ़ ले। अगर हम उसको रेटिफाई कर ले तो बाद में लायबिलिटी तो आएगी, बारी नहीं आएगी बेटे, बारी नहीं आएगी। जब फर्म ने कबूल कर लिया ये हमारा है, तो फिर तो दूसरा हमारा है से मुराद है कि ऑल द पार्टनर्स वुड बी लायबल इन दैट। सो बात ही खत्म हो गई। अब लायबिलिटी अमंग पार्टनर में जाके करना क्या है? क्या क्लियर हुई बात बेटे? जब तीनों ने एक ने गलती की, दो ने कबूल कर लिया, इसका मतलब दोनों ने ये कबूल किया कि ठीक है यार इससे गलती हो गई, लेकिन हम कबूल करते हैं फर्म की लायबिलिटी है, तो फर्म के बैंक अकाउंट से गई ना, फिर किसी की पर्सनल पॉकेट से तो नहीं गई। तो फिर तो लायबिलिटी अमंग पार्टनर का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता फिर। ठीक है, बात समझ आई? चलो, वो तो लड़ाई तब आए जब वो कबूल ना करें और फिर घर जाके डिस्कशन करनी पड़े कि अच्छा आप बताओ ये लॉस कौन बियर करेगा। ठीक है जी, चलूं आगे। पार्टनर अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ये वही इमरजेंसी एजेंट है जो आप पढ़ा के आया हूं। पढ़ो एग्जांपल 11 पढ़ो प्लीज, ये वही है जो आप पढ़ा के आया हूं पहले भी। वही है, तो वही बोला, इसलिए तो तो पढ़ो। तो पार्टनर एजेंट ही है ना पुत्र, यहीं से तो बात आगाज की है इस चैप्टर की। हाँ, आप लोगों ने आज आखिरी क्लास पढ़े हो, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये लॉ इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन एग्जामिनर ट्रिकी करता है। स्टूडेंट दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, स्टूडेंट को ट्रैप कर लेता है, बस इतना फ़र्क है। वरना ये पेपर मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी परसेंटेज डैमेज्ड है। वो जब चाहता है पेपर डैमेज कर लेता है, उसकी रीज़न है कि बच्चे दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं है। सो बस थोड़ा सा आपका दिमाग चाहिए, इस पीपे को कभी कभी चला लिया करें। नहीं होता, लेकिन बेटा देखो ये बात तो फॉर श्योर है ना कि विदाउट मेहनत तो कोई पास नहीं होने वाला इस फील्ड में, ये बात तो फॉर श्योर है ना। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मेहनत करके फेल हो जाते हैं इस फील्ड में। ये फील्ड ऐसी है जिसमें हम बहुत मेहनत करके भी समटाइम्स हार्ड लक फेस करते हैं। जिस तरह पीआरसी का फेज़ आप गुजार चुके हो, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, टेस्ट दे, लेकिन कहीं ना कहीं हार्डशिप फेस करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन ये होता है कि मेहनत नहीं करो और पास हो जाए, ये तो कभी नहीं होने वाला, तुक्का नहीं लगता इस फील्ड में। ठीक है, सो वो जो आप कह रहे हो ना क्लिक करना कभी कभी माइंड का, वो प्रैक्टिस है सारी। आप जितनी दफ़ा उस प्रोसेस से गुजरे होते हो उतना माइंड क्लिक जल्दी कर लेता है, ये सिंपल है, इस तरह है। ठीक है, और वैसे इस पूरे लॉ में, बी लॉ में, कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो क्लिक ना हो। आपने सीधा करके फिल्टर करके उस एरिया पे आना है। आपका काम ये होना चाहिए, आपने फिल्टर करना है, फिल्टर करके आना है कौन सा एक्ट है। एक दफ़ा उस एक्ट में आ गए तो अब आपको पता है कितने को चैप्टर हैं, और उसमें से भी रेलेवेंट कोई ना कोई नोट मिल जाता है कि किस चैप्टर में से पूछ रहा है, वहां तक पहुंचना है।
आप उतना ड्यू टाइम देते नहीं हो, आपको जल्दी होती है, साथ वाला लिख रहा है। मतलब मुझे बीइंग अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी साथ वाले से। बदतमीज मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, इसमें से कौन सा सवाल पहला होना चाहिए, और उसने पूरा पेज करके शीट इधर। मुझे वो सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, ये जो शीट पलटता था ना, मैं कहता था यार मैंने भी लिखना शुरू नहीं किया और ये बंदा शीट पलट रहा है। तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये गलत है, मैं उससे इन्फर क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और तो हम ना अनड्यू प्रेशर क्लास वो एग्जाम हॉल में बैठ के ले रहे होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पेपर पे फोकस करना, साथ वाला समझ लेना फेल है, वो यहाँ बस फेल ही है, वो यहाँ लिख रहा है जो भी लिख रहा है, हाँ वो नहीं जो भी है। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सवाल पढ़ते हैं पेपर में 15 मिनट में, जो शुरू में 15 मिनट होते हैं, और उसी को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। तो आपको लगता है पता नहीं इसने कितना है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े अच्छे तरीके से पेपर को फिल्टर करेंगे, स्कैन करेंगे, उसमें से देखेंगे मैंने कौन कौन सा सवाल कब कब करना है, और फिर अपने पेपर को प्लान करके तो उन्होंने सवाल नहीं पढ़ा होता, उन्होंने पूरा सवाल डिटेल नहीं पढ़ा होता, उन्होंने हर सवाल को थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया होता है। तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। सो साथ वाले को इग्नोर मारें, ठीक है। किसमें? हाँ करें, कुछ नहीं बोलता, लेकिन इतना टाइम होगा मार्किंग करने बैठे हुए। हाँ बिल्कुल करें, वो तो आप बिल्कुल, वो आपका राइट है। बस ये ख्याल रखिए कि एग्जामिनर सर पे ना घूम रहा हो, क्वेश्चन पेपर पे लिखने पे ना उसे एतराज़ होता है। तो आपका बस एक राइट है, वो अगर वो गुस्सा खाए तो उसे वापस करके नया ले ले, उसे को चल तू ये रख ले, चल शाबाश मुझे नया दे दे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। आपका राइट ये है कि अगर वो क्वेश्चन पेपर वापस आपके लिखा हुआ ओवर राइटिंग है तो वो वापस ले लेगा और आपको नया दे देगा उसकी जगह। जो एक होता है ना शादी हॉल में जो दूल्हा बन के बैठा होता है स्टेज के ऊपर, आप गए हो कभी? नहीं अभी आप तो अब गए ही नहीं ना। अब आप इंशाल्लाह जब जाओगे ना तो अब आपका हॉल्स में बनेंगे, शादी हॉल में। यूजुअली इन्होंने पीसी वालों से ब्याह किया हुआ है, ठीक है, निकाह पड़ा हुआ है इन्होंने पीसी वालों के साथ, पीसी केटरिंग में, नादिया केटरिंग वालों के साथ। तो ये सारों को वहीं पे करवाते हैं। हाँ खाना तो नहीं देते, खैर नहीं, अलबत्ता वो हॉल थोड़ा बेहतर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा कंफर्टेबल हॉल है और बेहतर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा पुरसुकून बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए। फील बस वो शादी वाली आती है आपको अंदर बैठ के, ठीक है, लेकिन अंदर उन्होंने मेज़ लगाए होते हैं काम करो। सो वो मेरा ख्याल है वही बनता है, या फिर एक और उन्होंने रिश्ता किया हुआ इंपीरियल वालों के साथ भी ना। तो 2 हॉल्स हैं रायवन रोड पे ही, सॉरी रायवन रोड ही कहते हैं, हाँ रायवन रोड पे ही। तो वहीं पे 2 हॉल्स में से किसी एक हॉल में वो आपका सेंटर बना देंगे, बात समझ आइए। सो आपको बड़ा कंफर्टेबल, आपको पहली दफ़ा, क्योंकि आपने अब तक जो बोर्ड के एग्जाम दिए ना वो एवं अजीबोगरीब जगहों पे बैठ यार बेटे फैसल, वो आपने बड़ी अजीबोगरीब जगहों पे बैठ के एग्जाम दिए हैं, ऐसे ही है ना। कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी कोई प्रॉब्लम है नहीं यार, यहाँ पे फुल कंफर्टेबल माहौल देंगे आपको, ठीक है, और बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट होगा। आप पहली दफ़ा महसूस करोगे आपने पैसे खर्चे और अच्छी जगह पे पेपर दे रहे हो, ठीक है। सो वो इस तरह है। अच्छा सही है, नहीं इधर कुछ नहीं निकलेगा रिश्तेदारी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट खुद ही बहुत सेल्फिश हो जाता है। साथ तेरे दोस्त ने नहीं बताना, साथ वाले ने तुझे कुछ ये पूछना हुआ तो, ठीक है। सो इसलिए वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आपको सुपरवाइजर्स नजर आएंगे, वो आपके सामने बैठे होंगे शादी हॉल में, जो स्टेज होता है ना ब्राइड और ग्रूम का, वहां पे बैठे होंगे चढ़ के। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर दोबारा कभी ऐसा खुदा ना खास्ता कभी फेज मेरे जैसा देखना पड़े कि जिन हॉलों में फेल हुए और वहीं पे जाके शादी खा रहे हो, ठीक है, तो बड़ी अजीब सी फील आती है। दूल्हा दुल्हन घूम रहे होते हैं आपके, तो यहाँ फेल हुआ था बैठ के, सो बड़ा ही अजीब सा। सो मैंने जो हॉल्स में दिए पेपर्स, उनमें मैंने बाद में कोई ना कोई सेरेमनी अटेंड की। नादिया में तो बहुत कॉमन बात है ना, क्योंकि लोगों का बड़ा फेवरेट रहता है पीसी केटरिंग, तो नादिया बहुत फेवरेट रहता है लोगों का। तो मैं जब आता था तो मुझे होता था यहाँ बैठ के जलील हुआ था, यहाँ भी बैठ। सो समटाइम्स आपकी मेमोरीज एसोसिएटेड रहती हैं उससे। तो यस, आपको एनवायरनमेंट अब थ्रू आउट जो है वो अच्छा मिलेगा, वो आपको एक लगेगा पता कि अच्छा आप प्रोफेशनल एग्जाम देने आए हो, आपको इतना कंफर्ट जोन दिया जाएगा, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपसे तमीज़ से बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात, कहाँ कौन से बोर्ड में तमीज़ से बात की जाती है? सच्ची बोलना, कहीं नहीं की जाती। मैं खुद लाहौर बोर्ड का, मुझे पता है किस तरह ट्रीट करते हैं वो आप लोगों को, ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म है। सो लेकिन यहाँ पे आपको बाकायदा वीआईपी माहौल मिलेगा, पेपर आपने खुद पास करना है, उसमें कोई आपकी हेल्प
नहीं होने वाली। नहीं वैसे इतना अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, सम टाइम बच्चे ना इवन के कई दफ़ा वो हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। मैंने बच्चे बेहोश भी होते देखे, ऑब्वियसली बच्चे सेंटर हॉल में बेहोश हो जाते हैं, तो उन्होंने जूस रखे होते हैं बच्चों को पिलाने के लिए, होश दिलाने के लिए। सो ऐसे अवेलेबल है जी, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं। चलो जी, वो बच्चे पता नहीं क्यों पैनिक हो जाते हैं, होते हैं पैनिक बच्चे, बहुत से अजीब हो गए हैं बच्चे ना, प्रेशर बहुत ले लेते हैं। प्रेशर नहीं लेना, वॉरियर की तरह जाओ, मैंने कल भी बोला वॉरियर की तरह जाओ, उस 3 घंटे लड़ के आओ, बाद में आके रोदने पिटते रहना, वैन डालते रहना, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने आज बेटी मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इतने वो किए थे और इतना किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। सो डज नॉट मैटर, ठीक है। चलो जी, चलें आगे आते हैं। फ्रेश हो गए हो, अब दोबारा अगली बात पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। हाफिज साहब ने क्लास खत्म कर दी है? ओह, 7 बजे तक? अल्लाह अकबर। हाफिज साहब का ना ओके जी, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। देखो, एक पार्टनर एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है ना, और जाए, जैसा मैंने आपको एक कहानी सुनाई भी थी एजेंट की, कि मैं लाइक एजेंट गया और जाके गलत बयानी कर रहा है, और गलत बयानी की वजह से फर्म को, कंपनी को खूबसूरत लव लेटर आया, 3 लाख रुपए का जुर्माना पे करें। तो इनफैक्ट एजेंट प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है, क्योंकि उसका हाँ कहना, प्रिंसिपल का हाँ कहना समझा जाता है, उसकी एडमिशन, उसका किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना फर्म की एक्सेप्टेंस समझी जाती है। तो कंसिडरिंग दैट फैक्टर ये प्रोविजन लिखी गई है कि एक पार्टनर भी तो एजेंट है, और एक पार्टनर का किसी फोरम पे जाके यस कह देना, किसी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना, कोई फर्म की लायबिलिटी, अच्छा पर्सनल लायबिलिटी का फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। मैं अपने किसी केस में गया हूं तो मैं अकेला ही जिम्मेदार हूं। मैं फर्म के बिहाफ पे किसी केस में गया हूं और वहां जाके कहता हूं हाँ हम कबूल करते हैं हमसे गलती हुई है, तो फिर फर्म कबूल कर रही है कि उससे गलती हुई है। ऑल द पार्टनर्स वुड बी लायबल इन दैट केस। क्या बात समझ आई है? वो कहते हैं एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन, एडमिशन मींस एक्सेप्टेंस, और रिप्रेजेंटेशन, या मैंने कुछ बोल दिया ऐसा, मेड बाय अ पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म if the following 2 conditions are fulfilled. Number 1, such admission or representation relate to the affairs of the firm का कोई केस है, and such admission or representation must be made in the ordinary course. Outside the ordinary course के लिए लायबल नहीं, ordinary course के लिए मैं जो भी कबूल करूंगा फर्म मेरी जिम्मेदार हो जाएगी। सलाम करने आया था बस। एग्जाम्पल 12 पढ़िए। पढ़ लो, पढ़ ले, पढ़ ले। जी, देन एग्जाम्पल 12 चलूं आगे। हेलो, पढ़ रहे हो ना या स्वैप कर रहे हो कि ठीक है सर कल देखेंगे? आज तो आप पढ़ा लें, कल हमारा दिन शुरू हो। प्लीज पढ़िएगा, एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ते रहिएगा, फिर जो मर्जी। अच्छा, एक और चीज अभी बेटियां भी कुछ पूछ रही थी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैं ग्रुप में बहुत एक्टिव होता हूँ, हर ग्रुप में होऊंगा इंशाल्लाह, और आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी हो, बहुत बेसिक सी भी हो ना, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्रुप में आप पूछेंगे, क्योंकि मैं ग्रुप को एज अ ऑब्लिगेशन लेके चलूंगा कि भाई मुझे पेपर वाले दिन तक जो जो भी क्यूरीज हैं मुझे उसका आंसर करना है, ठीक है। सो मैं उसी में आंसर कर रहा हूँ, तो प्रेफरेबली आप पर्सनल मैसेज मत आइएगा, क्योंकि वो मेरे लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं ग्रुप का डे क्लोज किया करूंगा आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्यूरीज, ठीक है, जो भी होंगी। एक और प्लीज रिक्वेस्ट, एक बंदा सवाल पूछता है, बाकी सारे उस्ताद ना बनिएगा, उसको मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। क्योंकि जब आप बीच में आंसरिंग क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो मैसेजेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मुझे लगेगा इतनी ज्यादा क्यूरीज हैं, जबकि क्यूरी शायद एक होगी छोटी सी। तो प्लीज कोई स्टूडेंट पूछे तो वो मेरे तक छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा, मैं उस्ताद हूं, ठीक है। मॉक एक होगा, 2 करने चाह रहे हो? क्यों? अच्छा, मॉक से पहले कोई टेस्ट भी करना चाह रहे हो तो वो आप लोगों ने बताना है, मैं उसके अरेंज कर सकता हूँ, वो इशू नहीं। मॉक एक होगा, मॉक क्योंकि चेक नहीं होगा दूसरा। अगर हमने करवाया भी ना तो इन्होंने आउटसोर्सिंग मॉडल है जो, वो चेक नहीं हो पाएगा उससे, तो ये मॉक एक होगा ताकि चेक होके भी वापस मिले ना बच्चों को। मैं अलबत्ता ग्रुप में, आप दोनों के ग्रुप में, बॉयज गर्ल्स के ग्रुप में, मैं जो टेस्ट हैं, जो मॉक हैं मेरे पास पुराने, मैं वो आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग उसे अपनी आप वो क्या कहते हैं, अपनी मेहनत पे अगर उसे करना चाहें तो वो आप कर लें। दूसरा,
ये नहीं कि रोज ही एक एक्टिविटी, लेकिन ये है कि अगर आपको लगे कि आपने कोई वेट करवाना है लिखा हुआ, तो आप उसी ग्रुप में पेस्ट कॉपी करके क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर आंसर, क्वेश्चन भेज दें, फिर साथ ही उसके सोल्यूशन भेज दें जो आपने, मैं उसको चेक करके वापस वहीं पे पास पेपर्स हैं, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करना। प्रैक्टिस जितनी मिल जाए उतने अच्छा। मैंने कहा लिख के कम से कम 1-2 सवाल जरूर, और अगर आप खाली बी लॉ पढ़ रहे हो तो मेरा मानना है उससे ज्यादा नहीं, तो सारे कौन कर रहा है, आप लेटेस्ट से शुरू करो ना बेटे, आप लेटेस्ट अटेम्प्ट से शुरू करो, 4 अटेम्प्ट है तो लाजमी करो ये फुल फ्लैज। उस केस में मेरा ख्याल है आसिफ साहब की बुक उस तरह ना देखो, 4 पेपर डाउनलोड करो या फिर इनका प्रिंट निकालो और इनको फुल फ्लैज सॉल्व करो, ताकि आपको एक आदत पड़े पूरा पेपर देखने की। आपको आदत रह जाती है टॉपिक वाइज पेपर देखने की, वो अच्छा नहीं है। आप फुल फ्लैज पेपर देखो, ये 4 पेपर तो ऐसे करो। इससे पीछे वाले जो है ना, फिर आसिफ साहब की बुक में आप चलो, लेटेस्ट अटेम्प्ट से चलना शुरू करो, कोई 2-3 अटेम्प्ट कर लो, दैट वुड बी एनफ। इससे ज्यादा पीछे मत जाओ, आउटडेटेड नॉलेज मिलेगा फिर। ठीक है जी, क्लियर, दोनों चीजें डिस्कस हो गई। आइए आगे। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर, कोर्ट ने नोटिस भिजवाया या किसी रेगुलेटर ने नोटिस भिजवाया, वो नोटिस अगर एक्टिव पार्टनर को मिल गया, मुझे मिल गया, तो यूं समझा जाएगा सारी फर्म को वो नोटिस मिल गया। क्या मेरी बात समझ आई। और एक बात ख्याल रहे, लॉ कहता है कि भाई ऐसा नहीं है तुम किसी स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस भेज दो, स्लीपिंग पार्टनर नोटिस में, वो तो वैसे ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको नोटिस नहीं भेजना, भेजना तो एक्टिव पार्टनर को भेजो, तो पूरी फर्म का नोटिस समझा जाएगा। अगर तुमने स्लीपिंग को भेजा तो वो फर्म का नोटिस नहीं समझा जाएगा। इज दैट क्लियर। और तीसरा, जिस बंदे ने फ्रॉड किया उसको नोटिस भिजवाया और उसी को भिजवा दिया, भाई वो तो गायब कर लेगा, तो उसको भी नहीं भिजवाना। आपने एक्टिव पार्टनर को भिजवाना है, स्लीपिंग या फ्रॉडुलेंट पार्टनर को नोटिस नहीं भिजवाना। अगर एक्टिव को मिला तो ऐसे समझा जाएगा जैसे पूरी फर्म को नोटिस मिल गया। क्या बात क्लियर है। तो बड़ी आसान सी बात, एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट एज अ नोटिस टू द फर्म इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नंबर 1, सच नोटिस मस्ट बी रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस से रेलेवेंट हो। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर, नॉट टू द स्लीपिंग पार्टनर, एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस। तो पार्टनर स्लीपिंग ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, फर्म के अफेयर से रेलेवेंट हो, और एक्टिव पार्टनर को नोटिस गया हो, तो ऐसा समझा जाएगा कि फर्म को नोटिस मिल गया। क्लियर। पढ़िए एग्जाम्पल 13 और 14। बेटा ये बातें अब आपकी वो जो थी ना वो क्लियर हो गई, और ये देखो आगे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी भी आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट भी अगले चैप्टर में क्लियर हो गया। सो वासिफ साहब की बुक में थोड़ा सा उसकी टाइमिंग प्लेसमेंट डिफरेंट है। जी सबने पढ़ लिया। ओके, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट तो हमने बड़ी दफा पढ़ लिया है। ये तो ज्वाइंट चैप्टर 7 में भी पढ़ा, चैप्टर 10 में भी पढ़ा, फिर यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, द सेम मस्ट हैव बीन डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल। क्लाइंट किसी पे भी चाहे उंगली रखेगा और उससे लायबिलिटी रिकवर कर लेगा, सो दैट द क्रेडिटर मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर टू डिस्चार्ज द डेट ऑफ द फर्म। इज दैट क्लियर। पढ़िए एग्जाम्पल 15 जरा प्लीज। जी डन, सबको समझ आ गई एग्जाम्पल। ओके, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स बाय ऑफ अ पार्टनर। ये देखो यहां पे मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ ऑलरेडी कि फ्रॉड है कि नहीं है। ये देखो फ्रॉड के बाद क्या देखोगे, विलफुल निग्लेक्ट। अगर पार्टनर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी नहीं की तो फिर क्या होगा, फिर बेचारा इंसान है, गलती हो सकती है, और ऐसी गलती के केस में कौन नुकसान भुगतेगा, सब मिलकर भुगतेंगे।
इज दैट क्लियर? फ्रॉड के केस में हम कहते थे जिसने फ्रॉड किया वो भुगते, ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में हम कहते थे जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया वो पार्टनर भुगते, जबकि रॉन्गफुल एक्ट में हम कहेंगे कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होगी, सब मिलके बर्दाश्त करेंगे। जबकि तीनों केसेस में लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी में फर्म लायबल थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये तो लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स है ना, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी में तो सारे लायबल थे। इज दैट क्लियर? पढ़िए जी एग्जाम्पल, ये पढ़ते हैं। इफ थर्ड पार्टी सफर अ लॉस और इंजरी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, then firm would be liable to the same extent as the partner committing wrongful act in the ordinary course of the business of the firm. So पूरी firm liable होगी। Whereas in case of fraud, जबकि fraud जब पड़ा था, although the firm is liable to third party for loss caused to the third party by fraud committed by the partner, but as between the partners, same must be borne by the partner committing the, जब हमने fraud पढ़ा था तो liability of firm तो थी, लेकिन जब घर आते थे तो हम कहते थे फ्रॉडुलेंट पार्टनर बर्दाश्त करे एंड कैन नॉट बी शेयर अमंग ऑल द पार्टनर। तो यही करते रहे हैं ना हम फ्रॉड में, जबकि रॉन्गफुल एक्ट में पूरी फर्म जिम्मेदार होगी, सब मिलके बियर करेंगे बिकॉज इट्स अ रॉन्गफुल एक्ट। इज दैट क्लियर? चलूं आगे, पढ़िए एग्जांपल 16 फिर। मैंने इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल दी आपको, मैंने एक टैक्स फर्म की एग्जांपल समझाई और एक टैक्स एडवाइस के ऊपर एग्जांपल समझाई। यहाँ पे बुक पे लिखा है कि the partner committing the wrongful act or fraud must bear the whole loss. नहीं, ये गलत है लाइन पर। अभी लिखा हुआ अच्छा, नहीं नहीं, रॉन्गफुल एक्ट नहीं करें, सॉरी, दोबारा पढ़ें। लिखा द हुआ पार्टनर, with respect to partners committing the wrongful act or fraud must bear the whole loss. नहीं, और फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड और विलफुल निगलेक्ट कर सकते हो ये लाइन। अच्छा, लाइन जरा वैसे पूरी पढ़िएगा जरा, सारा क्या लिखा हुआ है। Must bear the whole loss and must indemnify the firm. Such loss cannot be shared among all the partners. नहीं, इसे विलफुल निगलेक्ट कर ले, रॉन्गफुल नहीं, विलफुल कर लें। विलफुल के केस में ये दोनों, क्योंकि दो रिजल्ट सेम है ना, विलफुल और फ्रॉड, ये दोनों सेम रिजल्ट है ना, इनमें पूरा बियर करेंगे, जबकि ये हेडिंग सर की रॉन्गफुल की हेडिंग है। लिखा हुआ हेडिंग है with respect to partners. अच्छा, उसमें लिखा हुआ है। ये पेज नंबर क्या है, मैं सर से डिस्कस कर लूंगा। कौन सा? हाँ ठीक है, 196। लेकिन आप इसे विलफुल कर लें, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, ये विलफुल कर लें इसको। मैं इंशाल्लाह सर से डिस्कस कर लूंगा एक दफ़ा कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में इसको लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर? चलूँ आगे। लो जी, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सेकंड लास्ट टॉपिक है इनफैक्ट। इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, डोंट वरी, आप लोगों की शक्लों से पता लगना शुरू हो गया है। अच्छा, वो सही लिखा हुआ है, वो फिर वो मिस प्रिंटिंग होगी या कोई चीज़ गलत हो रहेगी होगी। ठीक है, सो भी मैंने कहा मैं सर को करेक्ट करवा दूंगा। 195 बोल रहे हो ना? 196 मैं इंशाल्लाह सर को करेक्ट करा दूंगा। द फर्म, अच्छा जी, चलूँ जी आगे, एक लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया, होल्डिंग आउट पार्टनर। ठीक है, तो ब्रेक लेके फिर, किसी की टिकट तो नहीं है ना 1 बजे की? बस ठीक है, सारे स्कूल से आए हो ना? हाँ बस ठीक है। द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस वेयर। अच्छा, ये मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स है, यानी फंड्स की मिस एप्लीकेशन। देखो बेटे, दो चीजें समझो। एक तरीका ये है, हम सब पार्टनर है और मैं ऑफिस में बैठा हुआ, कस्टमर आया और उसने पैसे दिए, मैंने जेब में डाल लिए चुप करके। उसने काम के लिए पैसे दिए, मैं बिजनेस ट्रिप में आ रहा है, मैं एक ट्रिप में आ रहा है पर्सनल। ठीक है, एक तरीका तो मिस एप्लीकेशन ये है फंड्स की, कि मेरे पास पैसे आए और मैंने मिस सप्लाई कर लिए, पैसे फर्म के थे। दूसरी बात, पैसे आए फर्म के अकाउंट में, अब मेरे पास बिजनेस बैंक अकाउंट की भी एक्सेस है, मैंने एक चेक काटा, उसमें से पैसे निकाले और पर्सनल ट्रिप मार आया। ये दोनों सिनेरियो मिस एप्लीकेशन के सिनेरियो हैं कि फंड फर्म के पैसे थे और मैंने मिस सप्लाई कर लिए। क्या बात समझ आई? कल को फर्म कस्टमर को बोले आपने पैसे नहीं दिए, वो कहे मैं सलमान साहब को पकड़ा के गया था, ऐसे ही होगा ना? सलमान साहब पर्सनल ट्रिप में आ रहे हैं उन पैसों का। सो समझाना ये है कि क्या फर्म लायबल है टूवर्ड्स द क्लाइंट के वो उसको सर्व करे? यस, बिल्कुल करेगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन की है, उससे थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। फर्म लायबल होगी, फर्म उसको सर्विस देगी, हाँ बाद में मुझसे रिकवर करे, मैंने हरकत की है पुठी। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? सो दो तरीके हैं पैसा गबन करने के। पहला, पैसा आया मेरे पास और मैंने गबन कर लिया।
दूसरा पैसा फर्म के बिजनेस अकाउंट में और मैंने वहां से गायब कर लिया। दोनों ही तरीके फ्रॉड नहीं कहना चाहिए, मिस एप्लीकेशन के तरीके हैं। द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, माने फर्म जिम्मेदार है कि वो ये लॉस बियर करे। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन इज अ पेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाई इट, मैंने कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं और इस्तेमाल कर लिए, एंड और दोनों में से कोई एक, और a firm in the course of its business receive money or property from a third party and any of the partner misapply it while it is in the custody of the firm, फर्म के बैंक अकाउंट में है, मैंने वहां से निकाले इस्तेमाल कर लिए। तो दोनों ही तरीके मिस एप्लीकेशन के हैं, लेकिन इसके लिए आप थर्ड पार्टी को कसूरवार मत ठहराओ। आपका पार्टनर जब यहां बैठा हुआ था कैश काउंटर पे तो उसके पास ये इख्तियारात थे कि वो रिसीव कर सकता था, सो आप इंप्लाइड अथॉरिटी में रिसीव कर रहे हो। सो ये आपस की बात है, घर की लड़ाई है, थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम नहीं, तो फर्म लायबल रहेगी। इज दैट क्लियर? पढ़िए एग्जांपल 17। लो जी ये टॉपिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, बराए मेहरबानी जहां पे आपकी हिम्मत टूटने लगे मेरी मेहनत याद कर लीजिएगा, मेरी लाज रख लीजिए। जी एग्जाम्पल 17 पढ़िए प्लीज। अब इसके बाद मैं आपकी थोड़ी टेस्टिंग कराता हूँ, या ब्रेक करनी है पहले? चलो ब्रेक कर लेते हैं पहले, लेकिन अब प्लीज छोटी ब्रेक कीजिएगा। 10 को मिनट काफी है या 15 मिनट? चलो 15 मिनट कर लो। मॉक ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिलेगी, लेकिन मैं पेपर आप तक पहुंचा दूंगा ग्रुप में, लेकिन ऑनलाइन चेक कौन करेगा? फिर मैं यहाँ से मंगवाऊंगा तो वो मानेगा नहीं। हाँ वो रिकॉर्डिंग करके ना अवेलेबल कर दूंगा, इस तरीके से करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं अभी ठहर जाइए, कोई मसला नहीं, ब्रेक। बंद कर दिए? नहीं अभी कोई मसला नहीं, बच्चे कह रहे हैं, बस ब्रेक लेते हैं तो आप ऑफ कर लीजिएगा, फिर अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल 17 डन। लो जी इसके बाद यहीं से आगाज करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू। लेक्चर नंबर चेंज कर लें, जरूरत नहीं है, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, चलो ठीक है ओके जी। हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है जी, प्लीज जरा एक दफा पढ़िए। ये मिस एप्लीकेशन के ऊपर सवाल आया हुआ है 2020 में पास पेपर का। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। डन, चलें आगे। जरा हुआ क्या, मैं जरा एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं। तीनों पार्टनर हैं एक लॉ फर्म में, बारी ने 1.5 लाख रुपया लिया क्लाइंट से, ठीक है, और फॉर डिफेंडिंग अ सूट, और बारी ने विदाउट प्रोसीडिंग ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर्स ने उस पैसों को पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया। वो कहता है राइट्स और ड्यूटीज बताइए ऑफ एंड दैट ऑफ द फर्म विद रिगार्ड टू पार्टनर्स की, और एंड दैट ऑफ द फर्म विद रिगार्ड टू बारीज एक्ट। अब यहाँ पे वो सवाल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ड्यूअल लायबिलिटी पूछी है, फर्म की लायबिलिटी भी बताएं और साथ साथ पार्टनर्स की लायबिलिटी बताएं। तो पहले आप डिटर्मिनेशन करें, क्या फर्म लायबल है? यस, पार्टनर पैसे मिले हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और पार्टनर ने क्या कर ली है? मिसअप्लाई कर ली है, तो यस ये ऑर्डिनरी कोर्स में फर्म तो लायबल है। हमने इसी में अभी ऊपर सेक्शन पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा है ना, फर्म वुड बी लायबल। ये देखो जरा, मैं जरा आसानी के लिए बोल रहा हूं, ये देखो फर्म इज लायबल, यहीं से तो शुरू हुए हम, तो इसका मतलब फर्म तो लायबल हो गई इस केस में। अब आगे चलते हैं, फर्म लायबल हो गई, फर्म ये लॉस बियर करेगी वटएवर, या ये पैसों के एवज सर्विसेज देगी, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। क्या ये जो पैसे इसने यूटिलाइज किए हैं पर्सनल यूज के लिए, क्या ये फ्रॉड था या ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी या ये रॉन्गफुल एक्ट था? अब यही चीज 3 चीजें देखनी है इसमें। देखो ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन अगर मिस एप्लीकेशन हुई है तो ये विलफुल निग्लेक्ट तो है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ये पार्टनर का
पार्टनर का पर्पस जो अगर मैं कहूँ बीइंग अ पार्टनर, आपकी ये ड्यूटी है कि फर्म के पैसे हैं और इसको सेफ कस्टडी में रखें और फर्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम कि फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल है, तो आपने कर लिया, ये तो विलफुल निगलेक्ट हुआ। और अगर ये विलफुल निगलेक्ट है तो ये अकेला जिम्मेदार होगा बारी, और अगर ये रॉन्गफुल एक्ट होता तो फिर पूरी फर्म बियर करती। क्या मेरी बात समझ आई? आपको हमेशा कई दफा क्वेश्चन के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा ये विलफुल में जाए कि रॉन्गफुल में जाए, लेकिन ये मुझे विलफुल में लगता है। अब जरा सोल्यूशन में देखो जरा, अगर हम देखें यहां पे कहीं पे उसने विलफुल का जिक्र किया, देखिए कहां पे जिक्र किया जी, ये देखिए। सो दोनों आंसर्स करने हैं अब आपने क्वेश्चन में। आपने ये भी बताना है कि फर्म लायबल होगी तो क्यों होगी, और फिर पार्टनर कौन भुगतेगा, सारे कि खाली वो पार्टनर। तो तरीका वारदात हमेशा ये रहेगा आपका, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये विलफुल निगलेक्ट है, क्या ये नहीं है। दोनों आंसर नहीं है तो फिर ये रॉन्गफुल है। क्या बात समझ आ गई? चले अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल तो बड़ा आसान है, इंप्लाइड अथॉरिटी की। वो कहता है जी बता दें, लिस्ट ऑफ एक्ट बता दें दैट विच कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय अ पार्टनर एज इज इंप्लाइड अथॉरिटी। क्लियर? अगले चलूं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ये भी बड़ा आसान है। उसने सीधे से पूछा लायबिलिटी बता दें पार्टनर्स की फॉर द एक्ट ऑफ, वो डेफिनेशन जो अभी ऊपर पढ़ के आए हो आप लोग। सो रॉन्गफुल एक्ट क्या है और फॉर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन। क्लियर? आगे चलिए, लें जी ये एक सवाल है, जरा प्लीज ये जरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। जी करीम ने लॉसेस में शेयर नहीं करना था, लेकिन क्रेडिटर ने उंगली करीम के ऊपर ही रख दी है, केस करीम पे ही फाइल कर दिया, तो अब क्या होगा, करीम लायबल होगा, फुल लायब, क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। लेकिन बाद में जब घर आएगा तो क्या करेगा, बाकी सबसे रिकवर कर लेगा। तो ये आखिरी लाइन जरा पढ़ लें, हाउएवर करीम कैन रिकवर द अमाउंट विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू पे टू द क्रेडिटर फ्रॉम असगर एंड, सो दे तो आएगा, उसके सामने चूंचा नहीं करेगा, लेकिन घर आके रिकवर कर लेगा। याद आई बातें? लीजिए अगला सवाल आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जी है 5। पढ़िए जरा, ये सवाल भी एक अच्छा सवाल है। जी रिपेयर का बिजनेस है, सेल एंड रिपेयर का। रिपेयर होने के लिए गाड़ी आई, माजिद साहब ने क्या किया, बेच डाली है, अपना टाइटल है ही नहीं। जाहिद ऑन फाइंडिंग आउट के माजिद के पास तो टाइटल ही नहीं था, उसने एमईएम पे फर्म पे से केस फाइल कर दिया। वो कह रहा है प्रोविजन के मुताबिक बताइए कि क्या डिस्कस हु वुड बी लायबल फॉर द डैमेजेस इन द अबव सिचुएशन, कौन लायबल होगा इस सिचुएशन में। जी पहले तो आए फर्म लायबल होगी, पहले तो ये बताए ना इस केस में क्या फर्म लायबल होगी, पार्टनर, पार्टनर की अथॉरिटी में आता है ना, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बाइंग एंड सेलिंग तो आती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके बिजनेस का, सेल एंड रिपेयर। तो अब तो उसने सेल किया, फर्म तो लायबल होगी। अब पॉइंट आता है लायबिलिटी अमंग पार्टनर। अब देखो क्या ये फ्रॉड है या इसे विलफुल निगलेक्ट में डाल दें, विलफुल निगलेक्ट में डाल दें कि ये बनता नहीं था, ये फ्रॉड उस सूरत में होता। अच्छा हम आंसर दोनों तरह से करते हैं और आंसर दोनों ही बराबर आने, लेकिन इसे विलफुल सेफ साइड विलफुल निगलेक्ट में डाल दें। मिस एप्लीकेशन क्या, फंड्स की तो नहीं है मिस एप्लीकेशन बेटे, कार टाइटल था नहीं, गाड़ी आगे बेच दिया, रिपेयर के लिए आई थी और बेच दिया। नहीं प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन ये मिस एप्लीकेशन है नहीं ना उस तरीके की आपको कि मिस अप्लाई कर। देखिए देखो प्रॉब्लम हमें गाड़ी बेचने भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टाइटल नहीं है। वो तो आप जो मिस एप्लीकेशन फंड्स कह रहे हो वो तो कॉन्सेप्ट ये है कि फर्म के पैसे हैं जो उसने कमाए हुए हैं और आपने यूज कर लिए, या फर्म की प्रॉपर्टी है और आपने मिस यूज कर लिया, वो तो ये कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे तो फर्म की प्रॉपर्टी ही नहीं है, लीगल टाइटल है ही नहीं गाड़ी का, और आपने आगे बेच दी है, फर्म के नाम पे ही नहीं है गाड़ी, रिपेयर होने आई थी। सो अब जरा सोल्यूशन देखिए इसका।
जी क्लियर, हेलो, पक्की बात है, सोल्यूशन समझ आ गया। अच्छा, उसने इसे फ्रॉड में डिक्लेयर किया, फॉर एनी लॉस कॉज टू देम बाय फ्रॉड, उसने ये फ्रॉड, तो आप इसे फ्रॉड में डालें या विलफुल में, बस साबित कर देना कि फ्रॉड में है, कोई मसला नहीं है, दोनों आंसर सेम है, दोनों में अकेले नहीं भुगतना है, ऐसा ही है। सो आप लोग फ्रॉड में डाल लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये अगला सवाल है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज पढ़िए, ऑटम 618 का सवाल है। ये वैसे बड़ी दफा इस जैसा केस हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें एक दफा। जी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना कि 45,000 से कितने से ऊपर नहीं बेचनी, 20,000 से ऊपर नहीं बेचनी, लेकिन उसने बेच दिया 45,000 की, ऐसे ही है। तो पहली बात, क्या बाइंग एंड सेलिंग इंप्लाइड अथॉरिटी में आती है? तो अगर कौन फंसेगी, फर्म फंसेगी, डिपेंडिंग ऑन कि थर्ड पार्टी इनोसेंट हो, समझ आई बात। पहला केस डिसाइड किया, अब दूसरे केस पे आओ, या फर्म ही पूछिए, बस उसने क्या पूछा, वेदर द फर्म एंड इट्स पार्टनर आर लायबल टू वाजिद अंडर द अबव। तो फर्म तो लायबल होगी, बात समझ आ गई है। अच्छा, उसने इंडिविजुअल पार्टनर के बारे में नहीं लिखा, हाँ ठीक है, सिर्फ फर्म के बारे में लिखा है, असूलन पार्टनर के बारे में भी लिखा जा सकता था। हाँ ठीक है, फर्म के बारे में लिखा है जी, पार्टनर के बारे में आंसर नहीं किया उसने, यानी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी तो आंसर किया है, लायबिलिटी अमंग पार्टनर आंसर नहीं किया, वैसे किया जा सकता था, यहाँ पे पूछ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती। चलें जी आगे, सबको समझ आ रही है? लें जी, एक सवाल और आया हुआ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। यशी चल रही है पूरे ऑफिस, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आफ्टर द क्लास, अभी तो ठहर जाओ, अभी 10-15 मिनट, आधा घंटा है अभी। जी जी पढ़ लो, अच्छा थोड़ा सा खत्म कर लें कोर्स पहले, जी 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 पढ़ लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। आगे आइए जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे आते हैं, ज़रा पढ़िए, ये वैसे सेम है, ये इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये सेम है, ये वही वाला है रिस्ट्रिक्शन वाला। लो जी 9 पे आइए, ये तो सिंपल लिखा हुआ है, लिस्ट डाउन एनी 4 रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्लियर, आगे चल सकता हूँ? लें जी, अगला सवाल है प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, ये मेरा ख्याल है होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 है जी, स्प्रिंग 2015 का पास पेपर, प्लीज़ एक दफ़ा पढ़िए, आपको मिस एप्लीकेशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। जी पढ़ ले एक दफ़ा सवाल, क्या हुआ है, उसने एक पैसे रिसीव किए हैं ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपए का,
और बैंक को इन्फॉर्म किया दैट द मनी वुड बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैश काउंटर। अब क्वेश्चन ये है कि बोरिंग जो है, सबसे पहली बात कि पहले तो हम नहीं देखना फर्म लायबल है कि नहीं, तो क्या बोरिंग जो है बाय एनी पार्टनर, क्या ये फर्म किसी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में आती है? आती है, क्यों नहीं आती? डेट एक्रू करना, मैंने तीसरी पॉइंट ही वही बात की थी, डेट एक्रू करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में। तो अगर ये इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है तो फर्म तो फंसेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फर्म तो फंसेगी, और अगर फर्म बाउंड हो गई, ठीक है, तो फर्म तो लायबल होगी, तो वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आए दूसरी साइड पे, अमंग दी पार्टनर्स, क्या कहेंगे? ये मिस एप्लीकेशन है, तो क्या हुआ ये फिर? फ्रॉड नहीं, विलफुल नेगलेक्ट। क्या बात समझ आई है? तो उसने सवाल ऐसे पूछा है कि एडवाइस कीजिए नोमी सुल्तान एंड बहराम अबाउट देयर राइट्स एंड लायबिलिटी एंड दैट ऑफ फर्म, यानी खाली पार्टनर्स की नहीं, फर्म की लायबिलिटी भी बताइए इन रिलेशन टू द अबव ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है मुझे जब इस बात का आंसर करना है फर्म का, तो मैं फौरन से पहले क्वेश्चन रेज करूंगा अपने दिमाग में कि इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या डेट लेना आता है, और अगर आता है यस, इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक हो गया, तो ये पार्टनर बाउंड हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी इनोसेंट है। कौन? बैंक इनोसेंट है। बैंक तो इसलिए लोन दे रहा है, कैश काउंटर बनाना है, इसीलिए लोन दे रहा है ना। अब तुम जो मर्जी उस पैसे का करो। सो पॉइंट इज, फर्म तो फंस गई। अब आते हैं अमंग दी पार्टनर। तो जब मुझे इसका आंसर करना है इन तीन पार्टनर्स का, तो फिर क्या करूंगा? फिर मैं देखूंगा मिस एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट, फिर मैं कहूंगा अच्छा ये फ्रॉड नहीं है, अच्छा ये विलफुल नेग्लेक्ट है। अब कौन पार्टनर फंसेगा? जिसने ये हरकत की है। किसने की है ये हरकत? बहराम ने। क्या मेरी बात समझ आई? अंदाज समझ आया कि कैसे मैंने आंसर करना है? लो जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट रूल ऑफ एस्टॉपल। लो जी, लास्ट टॉपिक जी, बस चेहरों पे थोड़ी स्माइल ले आइए, मैं और टाइम ज़्यादा नहीं लेने वाला आपका। आखिरी टॉपिक है, बस मैं ये पढ़ाऊंगा और उसके बाद ख़त्म, ठीक है जी। पास पेपर्स हैं वैसे, वो खुद भी कर सकते हो, वैसे इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगना उसमें, वो आप लोगों ने अब इतना कुछ मुझसे पढ़ लिया है कि आपको ताज़ा ताज़ा है सब कुछ। चलो जी, एक लास्ट टॉपिक जी बस, और बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ रूल ऑफ एस्टॉपल या रूल ऑफ होल्डिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने लगा हूं। बेटा देखो, XYZ एक फर्म है जो कि थर्ड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन में एंटर होने जा रही है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, जिसमें थर्ड पार्टी फर्म को क्या करने लगी है? लोन देने लगी है, क्रेडिट देने लगी, गुड्स क्रेडिट पे देने लगी है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा, कई दफा होता है थर्ड पार्टी फर्म के साथ काम नहीं करती, या कई दफा ऐसा भी होता है, प्रैक्टिकली समझो, अगर मेरे जो फर्म थी उसमें जो पार्टनर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, मेरे सीनियर पार्टनर थे, उनके बारे में वो ये कहते होते थे हमारे क्लाइंट्स के, जब तक ये तुम्हारे पार्टनर है ना प्रिंसिपल, हम तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ये हमारा उस्ताद है जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, उनके जाने के बाद, उनकी ज़िंदगी के बाद वो बिजनेसेस चले गए क्लाइंट हमारे पास से। रीज़न क्या है? क्योंकि वो फेस ऑफ थे, वो फेस थे ऑर्गेनाइजेशन का। समटाइम्स एक शख्स फेस बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो उसकी वजह से लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, आप उस बंदे के ट्रस्ट के ऊपर कि ये है ना, बस कर लो बिजनेस, कोई मसला नहीं, नहीं डूबते। मेरी बात समझ आई है? समटाइम्स आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो ना और वहां पे आपको अपना एक बंदा मिल जाए काम का, एतबार वाला, तो आप कहते हो यार कोई बात नहीं, ये बैठा है ना, ये हमारे पैसे कभी डूबने नहीं देगा। ऐसा होता है ना? तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पे अप्लाई इस तरीके से होने लगा है कि सपोज सलमान साहब XYZ थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी जो है फर्म को कोई या तो क्रेडिट देने वाली है या क्रेडिट पे गुड्स देने वाली है, ठीक है। अब उन्हें एतबार का बंदा चाहिए, इतने में उन्हें सलमान साहब मिल गए, और सलमान साहब ने एक फेक रिप्रेजेंटेशन दी। और फेक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? समटाइम्स ऐसी रिप्रेजेंटेशन, और परेशान ही ना हो, मैं भी पार्टनर ही हूं, भाई को पार्टनर ही समझो इस फर्म का, और आगे से तीनों मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, और ये दोनों तीनों क्या कर रहे हैं? अफर्मेशन, तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। या ये तीनों झूठ बोल रहे हैं कि सलमान के साथ इसकी बॉन्डिंग है, तो ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, सलमान साहब भी अपने भाई हैं, अपने पार्टनर ही, आप समझे। हम अक्सर स्लैंग्स में ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, और सलमान साहब मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, तो अब उन्होंने झूठ बोला और आपने उन्होंने फेक रिप्रेजेंटेशन दी और आपने तस्दीक कर दी, ऐसे ही हुआ, और ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई।
आपने झूठ बोला, फेक रिप्रेजेंटेशन दी कि आप इस फर्म का हिस्सा हो, और इस थर्ड पार्टी ने उस प्रेजेंटेशन पे फेथ रख के इस ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी के साथ फर्म के साथ एंटर हो गए। 2-3 चीजें बोली, फेक रिप्रेजेंटेशन हो, थर्ड पार्टी उस फेक रिप्रेजेंटेशन पे फेथ रख के फर्म को लोन दे दे या क्रेडिट दे दे कोई। अब कल को क्या होगा, XYZ डिफॉल्ट करेंगे, बोंगी मारेंगे, अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, थर्ड पार्टी के पास क्या राइट्स मौजूद हैं, जरा जल्दी से बताइए। अगर फर्म डिफॉल्ट करे, थर्ड पार्टी के पास क्या राइट्स मौजूद हैं? अभी पढ़ के आए हो, बताइए। नहीं, केस फाइल करना है ना, तो क्या राइट्स मौजूद हैं? ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। वो चाहेगी तो एक्स पे केस फाइल कर दे, चाहे तो वाई पे, चाहे तो जी पे, और चाहे तो सलमान पे, और चाहे तो इन सब के खिलाफ ज्वाइंटली। अब जब वो सलमान, सपोज वो इसके खिलाफ केस फाइल करते, क्योंकि यही था ना सर फहरिस्त जो आके कह रहा था हाँ करेंट ट्रांजैक्शन, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब ये क्या चीखेगा, सलमान साहब क्या चीखेंगे इस बात पे? केस अगर फाइल होता है, मेरी कौन सी बात है, या मैं पार्टनर ही नहीं हूं, यही प्ली लेगा ना। तो सलमान साहब अब प्ली लेंगे, और यार मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, बाकियों पे केस फाइल कर क्रेडिट के लिए, अगर फर्म तेरा 5 लाख खा गई है तो फर्म से ले, मेरे से क्यों ले रहा है? अब लॉ कहेगा अगर तो सलमान साहब ने ये फेक रिप्रेजेंटेशन दी थी और इन्होंने तस्दीक की थी, और ये फेथ रख के ये लोन दिया गया था, थर्ड पार्टी ने फेथ रखा था इस रिप्रेजेंटेशन पे, नाउ सलमान इज स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट्स। जो बात पहले तूने बोली अब तू झुठला नहीं सकता, यानी तूने पहले झूठ बोला था, अब यही सच समझा जाएगा कि तू पार्टनर है, तू पार्टनर समझा जाएगा, सलमान पार्टनर समझा जाएगा। सलमान कहेगा मैं पार्टनर नहीं हूं, लॉ कहेगा स्टॉप फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट्स। अब फैक्ट्स को मत झुठला, दैट यू हैव स्टेटेड अर्लियर, जो तूने पहले बयान किए थे। तूने झूठ बोला था, वही झूठ सच माना जाएगा, यानी अब तू पार्टनर समझा जाएगा। तो अब ये लॉस कौन बियर करेगा? सलमान पूरा लॉस बियर करेगा, 5 लाख 8 लाख जो भी लॉस है, ये पे कर देगा किसको? थर्ड पार्टी को। अब आएगी घर की बात, तो फिर सलमान जलील होगा किनके साथ? XYZ के साथ। थर्ड पार्टी विल नॉट बियर दैट लॉस। क्या मेरी बात समझ आई? सो इसे बोलते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल या रूल ऑफ होल्डिंग आउट, कि होल्ड आउट, स्टॉप इट, जो तूने पहले झूठ बोला था वो ही सच समझा, यानी तूने पहले झूठ बोला तू पार्टनर है, अब तू पार्टनर समझा जाएगा। क्या बात समझ आई है? रूल ऑफ एस्टॉपल। और अगर आपने याद हो चैप्टर नंबर 2 में एक लाइन छुड़वाई थी मैंने, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, यानी माइनर अगर अपनी एज के बारे में झूठ बोले, कल को मुकरना चाहे मुकर सकता है, उस पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। क्या वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया अब आपको? अब ये कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी सी बातें जल्दी जल्दी से। फेक रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कैसे? यानी ये सलमान हो सकता है प्रेजेंटेशन दे रहा हो थर्ड पार्टी को, लेकिन हो सकता है सलमान रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो किसी और को, और इसने भी सुन लिया हो और इसने ट्रांजैक्शन कर लिया हो। तो लॉ कहता है ये फर्क नहीं पड़ता कि सलमान को इस बात का इल्म है या नहीं, कि उसकी बात कहां तक पहुंच गई, कितना असर रखती है, किसने सुन ली। अगर जिसने भी सुनी है उसने फेथ रख के ये ट्रांजैक्शन एंटर हुई है ना, तो सलमान साहब फंस गए रूल ऑफ एस्टॉपल में, होल्डिंग आउट में। सलमान साहब पार्टनर समझे जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? कॉन्सेप्ट के रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डज नॉट मैटर, दोनों केसेस में पार्टनर फंसेगा बाय होल्डिंग आउट प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? सो हाँ, फेथ होना चाहिए, ये ना हो कि रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन इस थर्ड पार्टी को इल्म नहीं था, ये तो वैसे ही ट्रांजैक्शन में एंटर हो रही है, और कल को कहना चाहे कि नहीं भाई आपकी वजह से फंसे, लॉ कहता है ना ना ना, ये बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे पास फेक रिप्रेजेंटेशन आई हो और तुमने उस पर फेथ रख के ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हो, तो उस केस में रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है, कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या ये झूठ बोले और ये तस्दीक करे, या ये झूठ बोले और ये तस्दीक करे। स्ट्रेट क्लियर? So Mr. Salman represent himself as a partner of XYZ firm and a firm giving affirmation. तो third party enter into a transaction having faith on such presentation, और Salman is then stopped from denying the fact he stated earlier. क्या बात समझ आ गई? So the third party के पास right है jointly and severally वाला, तो यही concept मैंने भी वहां पे भी बना दिया है। दूसरा केस क्या है?
मिस्टर एक्स रिप्रेजेंट करे सलमान को एज अ पार्टनर, यानी ये बंदा रिप्रेजेंट करे और सलमान साहब मुस्कुरा के दिखाएं, ठीक है, एंड एज अ पार्टनर ऑफ एक्स सलमान गिविंग अफर्मेशन, सलमान वो झूठ बोल रहे हैं, सलमान साहब तस्दीक करें। कोई आपको कह रहा है आप मेरे पार्टनर और आप आगे से मुस्कुरा रहे हो, तो मतलब आप अफर्मेशन दे रहे हो। अगर आपको डिनाई करना है तो आपको रिफ्यूज करना है कि नहीं नहीं बना, मैं पार्टनर नहीं हूं, वैसे दोस्त हूं इनका। बात मेरी समझ आ रही है, ताकि थर्ड पार्टी उसके ऊपर फेथ ना रखे। क्या बात क्लियर है? लो जी, यही कॉन्सेप्ट था बस। और रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ये भी बात मैंने समझा दी। और इट डज नॉट मैटर वेदर सलमान हैज अ नॉलेज और नॉट अबाउट द रीच ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन। सलमान की बात पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात का फर्क, सलमान को पता है नहीं पता, सलमान इस बात का फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था। क्या मेरी बात समझ आई है? सो इसके साथ ही हम ये लास्ट टॉपिक को बस रीड आउट करते हैं। अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोइंगली परमिट्स अदर टू रिप्रेजेंट, या दूसरों को इजाजत दे रहा है कि उसे रिप्रेजेंट कर लो गलत, एज अ पार्टनर इन द फर्म, कि मुझे पार्टनर बना लो, फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं हाँ हाँ बनाओ बनाओ कोई बात नहीं, इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इफ थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म on the faith of such representation, the partner by holding out shall be liable as if he is a partner in the, तो बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा जैसे सलमान पार्टनर है। क्लियर? Direct or indirect, it is immaterial that partner by holding out does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. It means that representation may be direct or indirect. Direct representation क्या है? मैं direct उसको बता रहा हूं जो third party है। So a partner by holding out may have words or spoken or written or by his conduct represented himself to be a partner. मैं बता रहा हूं सामने वाले को भाई मैं पार्टनर हूं, और वो तस्दीक कर रहे हैं। क्या बात समझ आई? पढ़िए एग्जाम्पल 18। अच्छा, एक बात यहां मैं छोटी सी समझाना चाहता हूं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं तस्दीक कर रहे हैं। देखो मैं कहता बनूं केपीएमजी का पार्टनर हूं, केपीएमजी का पार्टनर हूं, कोई मेरी बात पे यकीन करेगा? जब तक केपीएमजी का कोई पार्टनर इस बात की अफर्मेशन ना दे दे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो वो मैं बोलता रहूं या वो मेरे बारे में बोलते रहे, इट डज नॉट मैटर। मैं जब तक तस्दीक नहीं करूंगा ना, मेरे पे होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आई? चलो जी पढ़ो जरा एग्जाम्पल 18। Okay, Ji. Indirect representation. A partner by holding out may have knowingly permitted others to represent him as a partner. Example 19 प्लीज एक दफा पढ़िए। दूसरे आपको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। Example 19 पढ़िए। जी एग्जाम्पल 19 क्लियर सबको? 20 पढ़ो फिर। जी 20 क्लियर? अच्छा, साइलेंस एज रिप्रेजेंटेशन, साइलेंस में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट होल्डिंग आउट। खामोश रहना
होल्डिंग आउट में तुम्हें फंसा देगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यू हैव टू डिनाई। अगर आप डिनाई नहीं कर रहे तो आप खामोश रह के कंफर्मेशन कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ आई? पढ़ो एग्जाम्पल 21। क्योंकि सिलेबस तो मोस्टली खत्म हो गया, मैं चाह रहा हूँ मैं पास पेपर भी एक दफ़ा आपको ज़रा गो थ्रू करवा दूँ, तो ज़रा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रा मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ा के भेजा है। ठीक है, फिर आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा उसे अच्छी तरीके से, लेकिन एक दफ़ा होगा कि ज़रा डिस्कस हो जाएंगे तो मेरी तरफ से मुझे ज़रा एक तसल्ली रहेगी, दिल पे कोई बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अगर आप पे छोड़ा तो मुझे कामिल यकीन है कि वो आखिरी दिन तक वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी, छोटी सी बात और, व्हेन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट द अदर पर्सन मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। यानी उसने आपकी बात सुनी हो और फिर उसने क्रेडिट दिया हो। अगर वो खुद ही बेवकूफ है, वो खुद ही फर्म को क्रेडिट दे रहा है और कल को आपके सर पे ब्लेम डालना चाहता है, ऐसे होल्डिंग आउट अप्लाई नहीं होता। And gives credit to the firm. It does not matter whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the other person giving credit. कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि सलमान को पता है या नहीं पता, हाँ थर्ड पार्टी ने जरूर सुना हो और उस पर फेथ रख के क्रेडिट दिया हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पार्टी का नॉलेजेबल होना इज अबाउट दिस फेक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। मुझे पता या नहीं पता ये तो लॉ के लिए नजदीक कोई अहमियत ही नहीं रखता, इसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये खुद इडियट है और इसने पहले ही ट्रांजैक्शन की हुई थी और कल को इसको पता चल जाए कोई फेक रिप्रेजेंटेशन दी तो सलमान साहब को भी फंसा देता हूं। नहीं, ऐसे नहीं फंस सकता बंदा। क्या बात समझ आ गई? ले जी, अगली बात वो कहते, पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 22 और 3, फिर हम ब्रेक करते हैं जी प्लीज। कॉन्सेप्ट यहां पे मुकम्मल हो जाएगा 23 तक। आगे जो एक और छोटा सा होल्डिंग आउट से एक प्रिंसिपल निकलता है, बस वो एक पॉइंट है और उसके बाद ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। जी 22, 23 डन, समझ भी आ गई 23 तक। बस हम एक लास्ट प्रिंसिपल इंशाल्लाह नमाज के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अरे वो बच्चे ने जाना है, फिर उसने भी जाना है, वो जो पीछे खड़ा। ओके जी, अच्छा बस ये लास्ट प्रिंसिपल है छोटा सा। द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल देखो, आप जिम्मेदार, होल्डिंग आउट में हमने क्या किया कि भाई तुम जिम्मेदार हो जाओगे ना होते हुए भी, ऐसे ही है ना। तो अगर तुम पार्टनर थे और तुम रिटायरमेंट ले चुके हो तो असूलन पब्लिक नोटिस दे दो, वरना क्या होगा, कल को तुम्हें कोई भी मंसूब करेगा, तुम मंसूब हो जाओगे, उस वजह से वो प्रॉब्लम आएगी। पीछे बैठ जाए, ऐसा ना भी। The principle of holding out also apply in case of retiring partner, however it does not apply in case of a deceased or insolvent partner. दो केसेस में अप्लाई नहीं होता। क्यों? देखो, जो डिसीज पार्टनर के केस है उसमें तो बंदा मर गया, इजराइल साहब ने मोहलत ही नहीं दी कि कुछ कर लेते, तो इसलिए डिसीज के केस में नोटिस की जरूरत नहीं है। वो जिस दिन डेथ होगी उसी दिन से उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वो वाला कि वो लायबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। और दूसरा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये होता है कि वो नोटिस चला जाता है। क्या बात समझे? तो उस केस में भी होल्डिंग आउट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ इवन इफ नो पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ इज गिवन। बेशक आपने डेथ का कोई नोटिस नहीं दिया हुआ, तब भी जिस दिन डेथ हुई उसके बाद से आपका होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। और दूसरा ये है कि वंस अ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो मैंने कहा जिस तरह कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो कोर्ट का नोटिस आ जाता है कि भाई ये बंदा अब एलिजिबल नहीं है किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
So neither he would be liable for any acts of the firm nor any liability of the firm for his action from the date of the order of insolvency. तो दो चीज़ें हैं, डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, पार्टनर विल बी प्रोटेक्टेड. बट इन द अदर केस अगर आपने नोटिस ना दिया तो होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई होना है. किसी फर्म ने एक्शन लेना है, आप केपीएमजी के पार्टनर रहे होगे कभी, आप भी साथ फंस जाओगे, क्योंकि लोग प्रज्यूम करेंगे कि सलमान अभी भी केपीएमजी का पार्टनर है. और अगर लोगों ने अज्यूम करके उस फेथ रख के आपको फर्म के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर ली तो आप बाउंड हो जाओगे. इज दैट क्लियर? पढ़िए जी एग्जाम्पल 24 और 25 पढ़ लीजिए, फिर हम स्टॉप कर लेते हैं इसको. बल्कि 5 को मिनट हो जी प्लीज. 24 25 जी क्लियर. 24 25 पढ़ लीजिए. फोर क्लियर. 25 पढ़िए. जी डन. लो जी, इसके साथ ही यहाँ पे ही सिलेबस जो है कंक्लूड हो रहा है. अब सिर्फ पास पेपर्स का एक एलिमेंट रह गया, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीकेंड में सैटरडे को रिकॉर्डिंग करवा के अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि अब मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग करना शायद मुश्किल हो जाएगा. एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास, तो उस वजह से रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है. सो इंशाल्लाह यहीं पे कंक्लूड करते हैं विद अ पीस ऑफ एडवाइस कि प्लीज़ मैंने बहुत अपनी तरफ से बेस्ट जो करना था वो परफॉर्म कर दिया. आप लोगों के ऊपर है अब सारा स्टेक, ठीक है. अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कमिटमेंट है. सो जहाँ पे थकने लगो, मैंने जैसा पहले भी कहा, तो मुझे याद कर लेना, मेरी थोड़ी सी लाज रख लेना, ठीक है जी. और विद दैट इंशाल्लाह इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले फैशन में भी मुलाकात होगी. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.